नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पशु परिचर की इतिहास जो है वो पढ़कर कला संस्कृति को शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि एक जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है अपन ने फोरम की डेट खुलने से पहले पहले ही निपटा लिया है। यानी आज की ये क्लास जो है यहां से लगाकर जो आपको 20-25 क्लास मिलने वाली है वो आपको मिलेगी कला संस्कृति से रिलेटेड, जो कल्चर पढ़ना है आप लोगों को। यानी कि महीने भर में अपन कल्चर को निपटा देंगे और उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। साथ ही मैं बता दूं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं या जो वीडियो पूरा नहीं देखते स्किप कर देते हैं, उन्हें यहां पे भी बता दूं मैं कि पार्ट बी की क्लासें अपन सोमवार से शुरू करने वाले हैं। यानी कि जो सप्ताह अगला शुरू होगा उसके अंदर पार्ट बी की क्लासें अपन सोमवार से जो है वो नियमित कर देंगे। एक वीडियो बनाकर मैं इसकी संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि सप्ताह में कितनी क्लास होगी, कैसे होगी। 1-1.5 महीने का ही मैटर है पार्ट बी में, और बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफिक्स, इमेज वगैरह सब शामिल करके सब तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लासेस की भी व्यवस्था करने वाले हैं, सब कुछ है। ठीक है, सारी प्लानिंग है, आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। धैर्य और निश्चितता, ठीक है, दो चीजें है ना। निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी। बढ़िया तरीके पशु परिचर है, हमने व्याख्याता बना दिया। पशु परिचर की तैयारी भी अच्छे से ही करवाएंगे। ठीक है, वैसे कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती, और गवर्नमेंट सर्विस यानी कि विद्यार्थियों के कई सारे सपने होते हैं, उनको पूरे करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, और 10th पास के लिए बहुत अच्छी है। जिनके पास में डिग्रियां नहीं होती, डिप्लोमा नहीं होते, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। आज अपन शुरू करते हैं कला संस्कृति, यानी कि दुर्ग से, महल स्मारक और दुर्ग से शुरू करते हैं अपन। साथ ही साथ आप लोगों ने वैसे देख लिया होगा वीडियो, लेकिन मैं फिर भी जो नहीं देख पाए, जिन्होंने नहीं देखा है, उन्हें बता दूं कि इस पुस्तक का आज विमोचन किया जा चुका है। यानी आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है और पुस्तक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। अब जो जयपुर से दूर दराज है, क्योंकि प्रिंटिंग जयपुर में होती है, जो जयपुर से दूर दराज है उनको ये लगे कि हाँ सर हमारे यहाँ नहीं आई, तो 1-2 दिन में आ जाएगी। सभी डीलर्स जो है, सभी जो पुस्तक विक्रेता है वो एक्टिव ही है, 1-2 दिन में आ जाएगी। ऑनलाइन का लिंक भी कल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 4-5 प्लेटफॉर्म के दे दूंगा मैं, जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, जो सिलेबस आयोग द्वारा दिया गया है उस सिलेबस के अनुसार और पशु परिचर के लेवल के अनुसार इस पुस्तक को लिखा गया, उसके लेवल के अनुसार ही दी गई है। ठीक है, संपूर्ण गाइड है ये, एक तरीके से पार्ट ए पार्ट बी दोनों है। लेकिन फिर भी मान लीजिए निकट भविष्य में कभी आयोग विस्तृत सिलेबस जारी कर दे, और विस्तृत सिलेबस में कोई पार्ट, मान लीजिए जैसे राज्य व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, तो अभी अपन क्यों बोझ लेकर चले। लेकिन मान लीजिए एक पक्ष अपन लेकर चलते हैं कि मान लीजिए राज्य व्यवस्था शामिल कर दी, फिर विद्यार्थियों के दिमाग में सर हमने बुक तो ले ली, राज्य व्यवस्था कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपका भाई जिंदा है, मैं पढ़ाऊंगा यहां से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको राज्य व्यवस्था की क्लासेस बकायदा बहुत अच्छी तरीके से डिटेल के साथ में पूरी करवाऊंगा। क्लासेस की पीडीएफ तो आप लोगों को मिलती ही मिलती है। हमारी तरफ से जितना प्रयास होगा ना, कोई भी लेखक जो है आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, तो बस आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं तो मेरी पुस्तक के बारे में तो कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई विस्तृत सिलेबस में कोई टॉपिक भी ज्यादा जोड़ दिया या कोई ऐसा, क्योंकि स्पष्ट सिलेबस विस्तृत है नहीं, तो ठीक है, सभी जो है एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है वो लेकर चल रहे हैं और उसके अनुसार ही करवा रहे हैं। लेकिन विस्तृत सिलेबस में कुछ भी जैसे जोड़ते भी है या कोई, तो आपको चिंता नहीं करनी, मैं करवाऊंगा यहां से आप लोगों को क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, अब और भी लेखक है, लेकिन वो यूट्यूब पर जैसे सभी की जो है क्लासेस निःशुल्क नहीं रहती, कोई बात नहीं, सबकी अपने अपने पढ़ाने की शैली है, सबका अपना अपना एक तरीका है। तो अपने जो है स्टूडेंट को यहां से, अच्छा मान लीजिए आपने पुस्तक नहीं भी ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस तो आप सभी को मिलेगी, क्यों चिंता करनी है। तो जो भी ऐसा कुछ होगा तो निश्चिंत होकर पढ़िए, ये जो है आयोग के सिलेबस के अनुसार ही दी गई है। फिर भी कोई इफ एंड बट यदि किसी कभी निकट भविष्य में आ भी जाए ना, तो चिंता 1% नहीं करनी है। यानी कि इस पुस्तक के साथ साथ आप लोगों को क्लासेस के माध्यम से भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो चिंता छोड़कर, ये है वैसे सबसे डिमांडिंग राजस्थान की, आप लोगों का प्रेम जो है इस पे देखने को मिलेगा, ये तो लाजमी है। चलिए अपन जो है अब क्लास को शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्लासें नियमित लगाते रहना, साथ साथ जो है पुस्तक और टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी संपूर्ण तैयारी की तरफ बढ़ना है अपन को। ठीक है, एक पूरी तैयारी की तरफ। तो चलिए अब जो है अपन पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को, यानी कि कला संस्कृति के टॉपिक को शुरू करते हैं। अब क्योंकि दुर्ग बढ़ रहे हैं, और एक बात मानकर चलना, मैं पशु परिचर के लेवल से चल रहा हूं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप पशु परिचर के बैच से ही आईएएस बनोगे। तो ये जो आप लोगों के दिमाग में कोई भरे कि गुरुजी ये तो वो है, फलाना है, इसमें से वो, तो कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हाल ही में हुआ है और कॉलेज व्याख्याता का लेवल तो आप लोगों को पता है। पशु परिचर की अपनी जितनी क्लासें हुई एक प्रश्न बाहर नहीं गया है। तो निश्चिंत होकर पढ़ो, जहां जैसे पढ़ाना है वैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब कोई अति विद्वान आ जाए, उसने आईएएस की तैयारी कर रखी, उसे लगेगा लेवल कम है, लेकिन यहाँ पे फ्रेशर्स बच्चे बहुत होते हैं। सभी परीक्षाओं का एक लेवल होता है, उसे मेंटेन करके चलना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आप ध्यान पूरी तरीके से क्लास पे, क्योंकि अब क्लास विधिवत तरीके से शुरू हो रही है। तो राजस्थान के दुर्ग से अपन कला संस्कृति को शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़नी है क्लास से, ठीक है। देखो प्रश्न किस तरीके के बनते हैं, क्या सर दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पशु परिचर में तो इनके ही ज्यादा चांस है, सबसे ज्यादा चांस है बनने के। तो दुर्ग जो है अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि एक पूछ लिया आप लोगों को कि कौटिल्य के अनुसार, ठीक है। एक पूछ लिया आप लोगों को मनुस्मृति के अनुसार, ठीक है। और एक पूछ लिया आप लोगों को शुक्र नीति के अनुसार, बस। और इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, ये बात भी मानकर चलो कि गुरुजी इसके अलावा नहीं पूछे, बाबू जी ऊपर वो नीचे बढ़ जाए तो भी इन्हें अलावा प्रकार नहीं पूछे, थर्ड में लिख दे दूं, बोलो। अब कोई खुरापाती आ जाएगा गुरुजी कर्नल जेम्स के टॉड के अनुसार, तो टॉड ने जार मिलर पूछे राजा कि टॉड के अनुसार गुरुजी क्या है, तो वो टॉड भाई सब बता दी था, लेकिन मिलर ने जानो पड़ी कि टॉड ना तो व्हाट्सएप में आते हैं ना धरती में आते हैं, ठीक है। यही पूछे जाते हैं। तो बढ़िया, अपने कोई चिंता की बात नहीं है। कौटिल्य के अनुसार 4, मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के, 4 6 9, ठीक है। अब देख कौटिल्य के अनुसार याद करने का तरीका बताऊं। कौटिल्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, ठीक है। ज्यादातर ने ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ध्यान रख लेना, अर्थशास्त्र। यदि इसमें अक्षर देखोगे ना, आधे अक्षर कभी काउंट नहीं होते, वर्ग पहेली वगैरह मिलाई हो आप लोगों ने, आधे अक्षर काउंट नहीं होते, पूरे पूरे काउंट होते हैं। वर्ग पहेली मिलाते ना क्रॉसवर्ड्स, तो उसमें इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 और 4। तो कौटिल्य के अनुसार जो आप लोगों को याद रखना है कि दुर्गों का प्रकार कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं कौटिल्य ने। और कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग जो है वो श्रेष्ठ दुर्गों के अंदर उसने माना है, ठीक है। अब देखो दुर्गों के प्रकार में औद्रिक दुर्ग या औद्रिक दुर्ग, यही दुर्ग जो है जल दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? जल दुर्ग कहलाता है। इसी का नाम जो है औद्रिक दुर्ग या औद्रिक दुर्ग कह दिया जाता है। पार्वत, पार्वत दुर्ग का मतलब क्या होता है? पर्वत, ठीक है। और पर्वत का मतलब क्या हुआ? गिरि। गिरि यानी शिखर। भाई ज्यादातर दुर्ग जो है अपने पर्वतों पे बने होते हैं। क्यों बनाते हैं पर्वतों पे? ताकि विपक्षी सेना, शत्रु सेना जब कभी आक्रमण करेगी तो अपन दिख जाए कि भैया हाँ भाई जी आ रहा है, टेको घोड़ा, ठीक है। और ऊपर से आक्रमण करना सही रहता है, इसलिए ज्यादातर जो ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो एक तो क्या दूर से आती हुई सेनाएं दिख जाती है और उनपे वार करना भी आसान रहता है। और शत्रु सेना को पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल रहता है, उनके सामने तो कठिनाइयां आती है। तो पार्वत या गिरि दुर्ग को कौटिल्य ने जो है श्रेष्ठ बताया है। कौटिल्य के अनुसार ये क्या है? श्रेष्ठ की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग कैसे होते हैं? जो धोरों पे बने होते हैं, यानी दूर दराज तक जो मरुस्थल के अंदर बने होते हैं ना, दूर दराज, न कोई पेड़ पौधे हैं न जीव जंतु वगैरह दिखते हैं, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और एक होते हैं इसके अनुसार वन दुर्ग। वन यानी इसमें क्या होता है? घने जंगल, घने जंगल। देखो ऐसे तो मैंने दुर्ग बहुत बार पढ़ा है, लेकिन चूंकि ये पशु परिचर की का बैच है, मैं चाहता तो मैं कह सकता था कि यार पढ़ाए हुए पढ़ लो न जाके देख के, मैंने कई बार रिकॉर्ड करके क्लास से दे रखी है। लेकिन चूंकि ये फ्रेश बैच है, बच्चे भी फ्रेश जुड़ते हैं और क्लासेस जो है उसी माहौल के अनुसार चलनी चाहिए, इसलिए हम भी जो है पुनः रिकॉर्ड, अपनी मेहनत लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम फ्रेश बैच बच्चों के सामने दिया जाए, मेहनत पूरी की जाए, इसलिए फ्रेश बैच चाहिए, ठीक है। इसको लेक्चरर में पढ़ाया, वो क्लास अलग थी, ये क्लास अलग है, तो बढ़िया आनंद के साथ में पढ़ो। ये वन दुर्ग कैसे होते हैं? घने जंगलों में बनाए जाते हैं, वो आते हैं वन दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार, अब देखो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र के नंबर माते आवे? 5वें माते आवे गुरु जी, 5वें नंबर पे आता है। प्लस ये कितने हैं? 4। ये कितने हैं? यहां से ले लो इसको, 4 + 5 कितने हुए? 9। याद रखने का तरीका है, बाकी कोई गणित नहीं है कि जीके की किताब में यूं लिखियोड़ो नहीं मिलेगा यहां से 4 यहां से 5 ऐसे जोड़ के 9 बनाने हैं, लेकिन अपने जीजीडी है तो मुमकिन है, यहां से जो है याद करना आसान है। अब शुक्र नीति के अनुसार देखो प्रकार, औद्रिक दुर्ग या औद्रिक दुर्ग ये वही है जल दुर्ग। इसको क्या कहा जाएगा?
जल दुर्ग कहा जाएगा। क्या मोटियार हो? अब मोटियार है, आज मैं देखा, मैंने जब पुस्तक विमोचन करने गया तो बिल्कुल यंगस्टर, मतलब होगी उनकी एज तो लगभग मतलब 18 क्रॉस ही किया होगा उन बच्चों ने, बिल्कुल यंगस्टर। ऐसे ऐसे प्रेशर्स आ रहे हैं तो उनके यहाँ पे ध्यान रखना हमें जरूरी है भैया। हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं तो उनको उस तरीके से लाड प्यार के साथ में पढ़ाया जाए। और मुझे लगा कि वास्तव में इस युवाओं को जो है मार्गदर्शन की और सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी अब जो है शिक्षकों के पास ही है, तो इसको निभाया जाए। और वास्तव में वहां देखकर जो है मन प्रफुल्लित भी हुआ कि युवाओं के मार्गदर्शन का जिम्मा, ऐसी जिम्मेदारी जो है हमें मिली है। चलिए, जल दुर्ग कहते हैं, पार्वत दुर्ग, गिरि दुर्ग समझ गए, धानवत दुर्ग समझ गए, वन दुर्ग समझ गए। ठीक है, इस एरण को अभी छोड़ो, अभी मैं बताता हूं। एरण से पहले अपन जो है दूसरे समझते हैं, इसको अपन ने पेंडिंग रखा है। ठीक है, इसको भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बताऊंगा। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग में इस ख को ध्यान में रखना है। इस ख का मतलब है खाई। ठीक है, यानी इसके चारों तरफ क्या होगी? खाई बनी हुई होगी। अच्छा, खाई में क्या होगा? खाई में कहीं ना कहीं से पानी आएगा, जहरीले जानवर होंगे अंदर, खतरनाक जानवर होंगे, मांसाहारी वगैरह ऐसे, वो छोड़ दिए जाते हैं। और खाई होती है गहरी, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा। अब थे पिक्चर हम देखिए और वही खाई है, बिंगे माते पुलियो है, विपक्षी सेना आ रही है जिसमें हीरो आ रहा है भागकर और दुर्ग में घुसता है, और वो पुलिया जो है बीच में से ऐसे हो जाता है और सेना उधर रह गई और वो अंदर घुस गया। वही है पारिक दुर्ग। ठीक है, और ये जो ऐसी खाई होती है ना, ये पारिखा कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिखा। ये भी पूछा गया प्रश्न। ठीक है, पारिद दुर्ग, पारिध क्या है यहां पे? ध, यहां क्या था? ख। अब देखो ध कौन से वर्ग का वर्ण है? तो द, तो यानी कि ये जो है, इसको ध्यान रखना, दीवार होती है। दुर्ग के चारों तरफ क्या होती है? दीवार, परकोटा जिसे कहा जाता है। दुर्गों की भाषा में क्या कहते हैं पता है? इस दीवार को, मजबूत दीवारें होती है ना, इन्हें दुर्गों की भाषा में कहा जाता है परकोटा। क्या कहते हैं? परकोटा कहते हैं। ये परकोटा बना होता है, वो आएंगे पारिद दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, जैसे कि अपने जैसलमेर का भी परकोटा बना हुआ है। यहाँ पे पारिक दुर्ग में देखोगे खाई जो है, लोहागढ़ भरतपुर के चारों तरफ खाई बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। फिर आते हैं सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग में क्या होगा? कुशल सेना होगी, कुशल सेना। अच्छा, एक ही दुर्ग दो तीन श्रेणी में भी आ सकता है। अब सैन्य दुर्ग है, गिरि दुर्ग में क्या सेना नहीं हो सकती? हो सकती है, होगी, तो ये उसमें भी आ सकता है। तो सैन्य दुर्ग में एक बहुत ही पारंगत जो है सेना होती है राजा की रक्षा के लिए। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग में क्या होती है? सेना तो होगी ही, लेकिन सगे संबंधी रिश्तेदार वगैरह, यानी कि सामंत दीवान वगैरह भी होंगे, यानी राजा की सहायता के लिए कोई ना कोई वहां पे और भी होते हैं, सब है, दरबारी वगैरह सब होते हैं, वो आएंगे सहाय दुर्ग के अंदर। ठीक है, यानी सहाय से ये ध्यान रखना, ऐसे याद रख सकते हो कि सहायता हेतु बहुत लोग होते हैं साथ में, वो आते हैं आपके सहाय दुर्ग की श्रेणी में। अब क्या गुरुजी वो एरण रेगो, एरण थे, भूल जाओ कौन बोला। एरण दुर्ग में यानी कि ये समझ लो वन दुर्ग भी आ गया, गिरि दुर्ग भी आ गया, सभी का मिश्रण है, और सेना भी अंदर है पारंगत, वो आएगी। झाड़ियां वगैरह खूब सारी होती है एरण दुर्ग के आसपास, यानी जंगल भी है ना। और गिरि दुर्ग यानी कि वो चट्टान पे या पहाड़ी पे भी बना होता है, वो आती है। यानी कि कुशल सेना के साथ साथ सहायक, ये मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो एरण दुर्ग एक तरह का मिश्रण होता है। ठीक है, वो आता है एरण दुर्ग के अंदर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, अपन बढ़ते हैं आगे। तो यहां से ये जो प्रश्न जिस तरीके से बनते हैं उस तरीके से मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब यही चीज जो है आप इसमें अपन, आप लोगों के पास में वही नोट्स मेकिंग पैटर्न भी होना चाहिए, नोट्स भी होने चाहिए। मान लीजिए पुस्तकें तो वैसे सब लेते ही हैं, फिर भी कोई ऐसे भाई बंधु जो, वैसे पुस्तक का तोड़ जो है पुस्तक ही है, लेकिन कोई ऐसे भाई बंधु जो बिल्कुल सक्षम है ही नहीं, तो उनके पास भी तो, उनको भी तो पढ़ने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उनके लिए नोट्स भी तो होने चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम उनके पास में नोट्स का कलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई, अब एक एक चीज। ठीक है, देखो औद्योगिक दुर्ग, औद्योगिक में क्या आ जाता है? जल दुर्ग। क्या होगा भाई? किसी न किसी नदी के संगम पे बना होगा, या जल राशि होगी आसपास बहुत तगड़ी वाली, वो जल दुर्ग। जैसे कि आप इसमें मान सकते हो, आप काली सिंध और आहू के किनारे गागरोन का दुर्ग है। ठीक है, गागरोन अपन पढ़ेंगे भी, बहुत
ढंग से पढ़ेंगे। गागरोन का काली सिंध और राहु के किनारे, वो जलदुर्ग का बहुत अच्छा उदाहरण है। बैसोडगढ़ का किला बहुत अच्छा उदाहरण है जलदुर्ग का। पारीक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या होगी, खाई होगी। ख से ध्यान रखना है, पारिद और पारिक में यही अंतर ध्यान में रखना है। पारिद दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या होगा, परकोटा या दीवार, यहां से ये हाईलाइट वाली चीज है। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग में क्या होगा, द से होते हैं दोरे, क्या होगा, दोरे। धानवन दोरों को भी कहा जाता है। तो यानी मरुस्थल या रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग इस श्रेणी में आएंगे, आपके धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। और देखो गिरि दुर्ग, गिरि यानी ऊंची चोटी पर बना हुआ किला, जैसे कि सिवाना का किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है। एकांत और ऊंची पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग इस श्रेणी के अंदर आते हैं। वन दुर्ग, जंगल, घना जंगल। ठीक है। सहाय दुर्ग के अंदर ऐसा दुर्ग जिसमें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना के साथ साथ क्या होते हैं, साथ देने वाले बंधुजन, जैसे सामंत हो जाएंगे, दीवान हो जाएंगे, यानी सगे संबंधी रिश्तेदार वगैरह होते हैं। तो इसके साथ में क्या होगा, सेना के साथ साथ बंधुजन साथ देने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग में क्या होगा, सेना द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित और अभेद्य दुर्ग, यानी बहुत तगड़ी वाली सेना होगी। ठीक। और क्या है, एरण दुर्ग, सबसे लास्ट में एरण दुर्ग, जिसमें खाई भी होगी, कांटे भी होंगे, पत्थर भी होंगे, जंगल भी होगा, एक तरीके का पूरी तरीके से सेना भी होगी। ठीक है। एक तरीके से ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा एक तरह का। यहां पे ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पीडीएफ आपको दी जाएगी। ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है। खाई भी है, कांटे भी है, पहाड़ पे भी बना हुआ है, सेना भी है, सब कुछ है, वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आएगा। तो ये आप लोगों के भैया जितने प्रकार के दुर्ग होते हैं वो सारे के सारे आ गए। इसमें से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे, और इससे ज्यादा इस दुर्गों के प्रकार में पढ़ना भी नहीं है। यही है, दैट्स ऑल योर ऑनर, यही है। ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब बढ़ते हैं अपन व्यवस्थित तरीके से दुर्गों की तरफ, जिसमें से आज एक सबसे दमदार, सबसे सॉलिड और सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाला दुर्ग बढ़ते हैं। ठीक है। टेन टेन टेन, ये रही आपके सामने स्लाइड। ओ भाई, उससे पहले जानते हैं यूनेस्को के अनुसार, ये प्रश्न है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बना है। यूनेस्को के अनुसार राजस्थान के 6 दुर्गों को विरासत सूची में, यानी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। इनमें से पूछा जाता है। अब इनको याद करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, और हर जगह आपको यही ट्रिक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। ठीक है। चीकू, गाजर, आम। ठीक है। याद रखने के लिए, स्मृति बढ़ाने के लिए फल फ्रूट खाना है। चीकू, गाजर, आम। गाजर इस सीजन है, अबे यू भी विटामिन ए घणो मिले। ठीक है। चिक्कू, गाजर, आम। अब देखो, इस चिक्कू, गाजर, आम से आप लोगों को पहले तो ये ध्यान रखना कि है कितने, 6। ठीक है। सबसे पहले चिक्कू यानी कि चित्तौड़गढ़, ये ट्रिक है। ठीक है। कु यानी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। गा यानी गागरोन, गागरोन का किला। ज यानी जैसलमेर, जैसलमेर, सोनारगढ़। ठीक है। र यानी रणथंबोर, रणथंबोर। और आम यानी आमेर, आमेर का किला। और यही 6 किले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रश्न बनते हैं। सिर्फ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है इसलिए नहीं, ये सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाले भी दुर्ग हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इनमें से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न दुर्गों वाले मैटर में से इसमें से बनते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट है, सब याद रखने ही रखने हैं। जिसमें से आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला जो पढ़ा है चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है। इसके बारे में ही उक्ति कही गई है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ में गढ़ है ना, वो चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो इसके सामने गढ़ैया है, ये छोटे छोटे गढ़ है। ऐसा है चित्तौड़गढ़। ठीक। आओ चलो पढ़ते हैं। निर्माण किसने करवाया, एक एक चीज निर्माण करवाया। सीधा सीधा पढ़ा जाए तो मौर्य शासकों ने। ठीक है। किसने करवाया, मौर्यों ने। आप लोगों को लगेगा जो नए हैं कि सर मेवाड़ में बना हुआ है, और मेवाड़ में तो सिसोदिया वंश था, अपन इतिहास पढ़ के आए, लेकिन इसका निर्माण जो है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया। ठीक है। ठीक है ना, मौर्य, जिसमें से
चित्रांग मौर्य। अब कई जगह इसका नाम चित्रंग मौर्य भी मिलेगा। क्या कुमारपाल प्रबंध कह दियो चित्रंग मौर्य, और वीर विनोद कह दियो चित्रांग मौर्य, कोई और कह दियो चित्रांगद मौर्य, लेकिन है कि एक ही आदमी है। तो आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि चित्रांग मौर्य यानी मौर्य शासक ने निर्माण करवाया। बाद में बापा रावल आते हैं, वो जो है मान मौर्य यानी कि मान मौर्य जो है उससे जीतकर चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लेते हैं। तो इतो ध्यान रखना है, ठीक है, यानी मौर्य शासक करायो है। ठीक है, पठार या पहाड़ी, भाई कोई पहाड़ी मत बनी ओढ़ो है कि हाँ बिल्कुल पठार पे बना हुआ है, जिसे कहा जाता है मेसा का पठार। मेसा का पठार, वैसे मेसा का पठार जो है ना, एक पठार का एक प्रकार है। मेसा का पठार, मेसा पठार जो है प्रकार कैसे है, मेसा के पठार होते हैं वो तस्तरी नुमा होते हैं, एक तरीके से ऊपर से चपटे तस्तरी नुमा होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है मेसा का पठार। तो ये मेसा का पठार है जो 616 मीटर ऊंचा है। कितना है? 616 मीटर, इतनी ऊंचाई पे ये बना हुआ है। नदियां क्या कोई है? ये नदी दुर्ग है, जल दुर्ग है? नहीं, लेकिन पास से नदियां हैं जो निकलती है, गंभीरी और बेडज। गंभीरी और बेडज जो है इसके पास से निकलती है। उपनाम बिल्कुल है, उपनाम क्या है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसे, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर यानी कि सबसे खतरनाक दुर्ग है। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे, मालवा का यानी मालवा पास पड़ता है, एमपी पास में है ना, प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा चित्रांग मौर्य ने बनाया तो इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है या चित्रकोट दुर्ग भी कहा जाता है। इतने इसके उपनाम है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन या इसके बारे में कुछ कहा गया? बिल्कुल, इसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये इसके बारे में ही कहा जाता है। ठीक है, बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये एक चीज और, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। क्या है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट? लिविंग फोर्ट क्या होता है? ऐसा दुर्ग जिसके अंदर जो है हजारों की संख्या में लोग रह सके, यानी पता ही नहीं चलता कि गांव बसा हुआ है कि किला है। राजस्थान के दो लिविंग फोर्ट बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है अपने चित्तौड़गढ़ और दूसरा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का सोनारगढ़। यदि जैसलमेर के किले में चले जाओ तो भी पता नहीं चलता, अंदर किले के अंदर तो घर बने हुए, और चित्तौड़गढ़ तो पूरा का पूरा गांव है, जैसे वो परकोटा बहुत बड़ा है और अंदर गांव बसा हुआ है, जैसे ऐसे ही लगता। 50,000 लोग रह सकते थे, अंदर खेती की जाती थी, अंदर तालाब थे, सरोवर थे। जब कोई आक्रमण करने आता दरवाजे बंद कर देते, अंदर ही खाते, उगलते अंदर ही, खाते पीते मौज करते, और सालों साल निकल जाते, भले कोई पता ही नहीं चलता। ऐसे होते हैं लिविंग फोर्ट। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा रहवासी किला या फिर लिविंग फोर्ट था। ठीक है, आगे बात समझ में लियो, स्क्रीनशॉट बचे बड़ा आगे ले लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं। और ये चित्तौड़गढ़ देख लो, और देखो सरोवर वरोवर सब बनी ओड़ा है, और एक तरफ फोटो लियोड़ो बहुत बड़ो है, ठीक है ना, और गाड़ी लेन में फिरनो पड़े। अगर यूं फिर गया तो अपन टोटिया दुख जाए, अपा गया ए दुखना आ जाए। चलो अब देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आप लोगों को मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार है। इन प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था पता है? पॉल कहा जाता था। इन्हें पॉल कहते थे, क्योंकि प्रवेश द्वार कोई अपने कमरे के दरवाजे जितना नहीं होता था, है ना, या अपने घर के दरवाजे जितना नहीं। प्रवेश द्वार जिसमें जो पूरी सेना निकल जाती थी, हाथी निकल जाते थे अंदर से, ऐसी पौड़े होती थी। तो पौड़े होती थी, वो एक दुर्ग में एक पौड़ नहीं होती थी, बहुत सारी, किसी में 3, किसी में 7, किसी में 10 ऐसी होती थी। फिर जब शत्रु सेना आक्रमण करती तब पता चलता कि भैया पाटन पॉल से तो निकल गई, उस पॉल आई है, ऐसे जो है सूचनाएं आगे से आगे जाती थी। ठीक है, ऐसी पॉलें होती थी। तो इस दुर्ग के अंदर 7 पॉल हैं। कितने? 7, यानी 7 प्रवेश द्वार मुख्य, जिसमें देखो ये सब क्रम से ही है। ठीक है, पाटन पॉल, भैरव पॉल, हनुमान पॉल, गणेश पॉल, जोटला पॉल, लक्ष्मण पॉल, राम पॉल,
और इनके नाम जो है आप देखोगे तो भगवान के नाम पे ज्यादातर दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे? क्योंकि एक तो धार्मिक आस्था मजबूत होती थी, दूसरी बात क्या है, ऐसा ऐसा माना जाता था कि भगवान के नाम से और भगवान की वहां पे मूर्ति विराजित करने से जो है वो भी रक्षा करेंगे एक तरीके से। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ता था कि ये धारणा रखने से सैनिक और मजबूत होते थे कि हाँ हम इस मामले में तो मजबूत है। तो ये चीजें जो है भगवान के नाम पे आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि सभी देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। जिसमें से पाडन पॉल पे बाघ सिंह की छतरी है, रावत बाघ सिंह कहा जाता था जिसे। अपन ने इतिहास पूरा पढ़ा है और बाघ सिंह का जो है दूसरे साके के अंदर जो केसरिया किया था उसको भी ध्यान में रखा था, आपने यहां पे भी लिखा है। ठीक है, राणा विक्रमादित्य के समय जो है रावत बाघ सिंह, और बाघ सिंह ने केसरिया किया था उस समय। ठीक है, याद आया कि नहीं? तो बाघ सिंह के केसरिया, बाघ सिंह, उसी बाघ सिंह की छतरी यहां पे बनी हुई है। कहां बनी हुई है? पाडन पॉल पे। ठीक है, यानी कि किसी को बीपी की शिकायत हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बाघ सिंह पाडन पॉल पे। कहां है? बाघ सिंह पाडन पॉल। ठीक है, याद रखना पड़े। भैरव पॉल और हनुमान पॉल, इनके मध्य जो है जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरियां हैं, जो तीसरे साके में खेत आए थे, यानी कि वीरगति को प्राप्त हुए थे उदय सिंह के समय। ये तीसरा साका 1567-68, जयमल और फत्ता। ठीक है, सामने अकबर था। तो जयमल और फत्ता की नहीं है, कल्लाजी की है। ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था 4 हाथ वाले देवता इन्हें कहा जाता है, चाचा भतीजा थे 4 हाथ वाले देवता। ठीक है, केसरिया पूछते हैं ना तो जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया, लेकिन कल्लाजी भी आ गए थे और कल्लाजी ने जो है जयमल को अपने कंधों पे बिठा के लड़ाई की थी। गाजर मूली की तरह काटते हुए ऐसे आगे बढ़े थे। दूर से देखने को ऐसे लगता था जैसे बाहुबली वाली मशीन आ गई लोगों को काटने वाली, देखी ना बाहुबली में, वो बल्लाल देव लेके जाता है खच 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 खच, वही चीज। तो यहाँ पे मतलब वही चीज नहीं, ऐसे देखने में लगता था। ठीक है ना, ऐसे, इसलिए 4 हाथ वाले देवता कह दिया। तो यहां पे जो है इसके मध्य जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है, कट भैरव पॉल और हनुमान पॉल के बीच। आकार इसका व्हेल मछली के समान। कई दुर्गों के आकार पूछे जाते हैं, तो आकार पूछ ले, ध्यान रखना व्हेल मछली के समान। अब कैसे याद रखोगे व्हेल मछली के समान? चलिए, ये इस क्लास में पहली बार मैं बता रहा हूं। देखो, अपन आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ता था तब जो है व्हेल मछली साइंस में कहीं पढ़ी थी। व्हेल मछली क्या है 30 हाथियों के समान होती थी और हाथी के चित्र भी बने हुए थे, व्हेल मछली का चित्र बनाया था वहां। तो मतलब वो दिमाग में फिट हो गई थी बात कि व्हेल मछली यानी बहुत बड़ी मछली, कि 30 हाथियों जितनी व्हेल मछली होती थी, यानी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मछली। हम यूं ही कहते थे कि व्हेल मछली होती थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? दुर्गों का सिरमौर, भाई व्हेल मछली वाला चित्तौड़गढ़। तो याद उज्जैन व्हेल मछली आकार है। मतलब कुल मिलान दिमाग में बात फिट होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करना है, क्योंकि वहां तो याद किया हुआ काम आएगा। भाई पढ़ तो आप गौरव सिंह घाणेराव के बिना भी लोगे, बिना भी पढ़ लोगे, मैटर की कौन सी कमी है? गूगल पे सर्च मारो, 20-50 साइट आएगी। ठीक है, लेकिन याद भी तो करना जरूरी है, वो भी आसान तरीके से, रोड लेके तो करना नहीं। चलो, ये मैं बता चुका हूं, बापा रावल ने मान मौर्य को हराकर इस पर अधिकार किया था और चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया था। आगे बात समझ। चित्तौड़गढ़ में साके पूछे तो 3 साके हुए हैं। ठीक है, 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर, और ये अपन वैसे पढ़ भी चुके हैं इतिहास के अंदर, फिर भी एक बार नजर डालो। 1303 कौन सा वाला है? याद करो, राणा रतन सिंह पूरी कहानी सुनाई थी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कि वो अटू जो घूंट उत्तर तो पद्मिनी के, तो वो पूरे जो है अंदर नसें दिखती वगैरह, ऐसे मतलब काल्पनिक वर्णन किया गया था कि इतनी सुंदरता। तो राणा रतन सिंह और सामने अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पढ़ा चुका हूं। 1534-35 में दूसरा साका बाघ सिंह और सामने बहादुर शाह। शासक देखोगे तो विक्रमादित्य है, लेकिन केसरिया बाघ सिंह। और 1768 में जयमल पत्ता, यहां पे शासक देखोगे तो उदय सिंह था, लेकिन इनके ऊपर भार छोड़ के और फिर उदय सिंह जंगलों में चले गए थे। तो यहाँ पे जयमल पत्ता ने केसरिया किया है। सामने कौन सी सेना थी? अकबर की सेना थी। तो यहां से ये चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है? विजय स्तंभ, जिसको अब अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। लियो, आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। हाँ, तो यदि आप लोगों को क्लासें अच्छी लगती है तो थोड़ी बहुत तारीफ कर सको। ठीक है, कोई मना कौन। हाँ, और ऐसा भी है कि पुस्तक आ गई, इसका मतलब यह नहीं कि अब मैं क्लास नहीं दूंगा आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई अपन
5 लाख का परिवार होने वाला है बहुत जल्द। क्या पता कोई विद्यार्थी तो इस क्लास को देखे 8-10 दिन बाद, तब तक 5 लाख अपन हो गए हों। तो 5 लाख का परिवार होने वाला है, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य या कोई मंशा ऐसी नहीं है कि हम पेड कोर्स की तरफ जाए। मैं तो चाहता हूं मैं ऐसे ही सेवा करूं और आप लोग ऐसे ही प्रेम दो, बस। जितना हो सकेगा ना मेरे से उतना मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि अब बाग बनने की आदत कौन है कि बाग बना पास पूरी, लेकिन जितना हो सकेगा उतना विद्यार्थियों के साथ लगाव के साथ में मैं सेवा करूंगा। ठीक है, चलो आओ भाई, विजय स्तंभ मत ओ है थार विजय स्तंभ और ओ है थार कीर्ति स्तंभ। के जनार कंफ्यूजन हो जाए कि कीर्ति स्तंभ ही विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ ही कीर्ति स्तंभ को नहीं। अपन मानते हैं कि शक्तिमान ही जो है आर्यव्रत था। क्या नाम था उसका? आर्यव्रत ही था ना? नहीं, गंगाधर। शक्तिमान ही गंगाधर था और गंगाधर ही शक्तिमान, लेकिन यहां पे विजय स्तंभ ही कीर्ति स्तंभ नहीं है। ठीक है, अलग है। हाँ, इसको कीर्ति स्तंभ कह दिया कभी, वो इसलिए क्योंकि कुंभा ने खुद की कीर्ति बढ़ाने के लिए इसको बनवाया था विजय स्तंभ को, इसलिए कीर्ति स्तंभ कह दिया, लेकिन वास्तविक कीर्ति स्तंभ जो है वो है। ठीक है, इन चीजों को समझना है। निर्माण कुंभा द्वारा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, महमूद खिलजी को हराया था यहां पे, मालवा के महमूद खिलजी को हराकर सारंगपुर के युद्ध के अंदर फिर इसका निर्माण करवाया था। तो 1437 में तो शुरू करवाया, 1448 में पूरा हुआ। जब मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा ना, तब जूम करके इसे, मैं यहाँ पे पेन नहीं चला रहा हूं, जूम करके ये प्रशस्ति वही विजय स्तंभ पे लगी हुई है, जूम करके इसको पढ़ना है। ठीक है, कि हाँ बहुत बढ़िया तरीके से, और वो भी अपने कीर्ति स्तंभ वाली भी, जिससे आप लोगों की जानकारी और बेहतर होगी। अब देखो 1448 में हुआ पूर्ण। उपनाम क्या है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, क्योंकि मूर्तियां बहुत सारी अंदर, इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसलिए भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया। हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर विष्णु ध्वजगढ़ कहा गया। विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर तो यानी कि आपने क्या है, विक्ट्री टावर किस लिए कहते हैं? विजय स्तंभ। और लोक जीवन का रंगमंच, ठीक है, रोम का टार्जन, फर्ग्यूसन ने रोम का टार्जन कह दिया इसे। ठीक है, इतने सारे इसके नाम है। ऊंचाई देखी जाए 122 फीट, अच्छा कहीं 120 फीट भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है लगभग। मंजिलें इसमें 9, और तीसरी मंजिल पे मैंने विजय स्तंभ का आपको जीजीडी फैक्ट भी दिया है ना, तीसरी मंजिल पे जो है अल्लाह शब्द उत्कीर्ण है 9 बार तीसरी मंजिल पे। ठीक है, तीसरी मंजिल पे यहां पे लिख देता हूं मैं, वैसे जीजीडी फैक्ट दिया था उसमें लिखा भी था, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, शॉर्टकट में नहीं समझ आएगा, चलो पूरा ही लिखते हैं। ठीक, विष्णु जी की मूर्ति है तो विष्णु ध्वजगढ़ वगैरह ये सारे हैं। यदि पूछे आप लोगों को कि इनके शिल्पी कौन थे, यानी कि कारीगर, बनाने वाला कौन था, तो देखो जैता और जैता के पुत्र नापा, पुंजा और पोमा, ये इनके पुत्र थे। जैता के पुत्र नापा, पुंजा, पोमा। ठीक है, इन सब ने मिलके बनवाया। शिल्पी, कारीगर, ठेकेदार, एहा। ठीक, तो ये यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना ही है। सीढ़ियां इसमें 157 है, ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को। वैसे ये जो है ना, इसको पढ़ना जरूर, इसमें नापा, पुंजा, पोमा सब लिखे हुए सारे के सारे। और 5वीं मंजिल पर जो है स्तंभ के वास्तुकार जैत और इनके 3 पुत्रों के नाम है। ये 5वीं मंजिल पर, ये जो है ना उल्लेख, ये 5वीं मंजिल पर है। और मैं दावे के साथ कह दूं कि यदि ये प्रश्न बना ना, तो इस पे ध्यान बहुत कम विद्यार्थी देते हैं, बहुत कम, और ये बहुत अंदर से बन जाएगा यदि प्रश्न। अपन ने तो यहाँ प्रशस्ति से ही उठा लिया इसको, इसलिए अपन को ध्यान है। ठीक है, लेकिन बहुत डीपली प्रश्न माना जाएगा यदि ये बना कि इसके शिल्पी जो थे उनके नाम कहां पे उत्कीर्ण है। ठीक, कीर्ति स्तंभ देखो, कीर्ति स्तंभ जो है वो जीजा शाह द्वारा, जैन व्यापारी था जीजा शाह, इसके द्वारा बनवाया। ऊंचाई 75 फीट, मंजिल 6 या 7, 6 या 7 इसलिए कहते हैं कि कई जने तो इसको काउंट कर लेते हैं, कई जने इसको काउंट नहीं करते, इसका जो आधार है। तो 6 या 7 दोनों नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, समर्पित किसको है? ये आदिनाथ जी को समर्पित है, और इसमें से पूछने वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, शिल्पी इसके अत्रि व महेश। कौन है शिल्पी? अत्रि और महेश। फिर भी यदि आप लोगों को इससे भी गहराई में जाना है तो इस प्रशस्ति को जरूर पढ़ लेना। मैं शेयर करूंगा पीडीएफ, तब जूम करके आप लोगों को ये अच्छी डिटेल में दिखेगी। ठीक है, लियो भाई स्क्रीनशॉट लियो एक बार।
आ जाओ अब दुर्ग की अन्य विशेषताएं। अच्छा, दुर्ग की अन्य विशेषताओं में क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बने हुए हैं, ठीक है, और खास खास कोई हो तो उससे संबंधित के किसने बनवाया ये भी पूछ लें। अब क्या बने होंगे? अंदर मंदिर बने होंगे, पौड़े बनी होगी, पौड़े बता दी, ठीक है, मंदिर बने होंगे या जलाशय बने होंगे, यही चीजें, या किसी के अंदर कोई तोपे हैं तो वो तोपे पूछ सकते हैं, यही सारी चीजें पूछी जाती है। और इसमें मनवीर द्वारा बनवाया गया तुलजा भवानी का मंदिर है, जो शिवाजी भी इन्हें बहुत पूछते थे, तुलजा भवानी। अच्छा, तुलजा भवानी मंदिर किस दुर्ग में, ऐसे पूछा जा सकता है। ये पूछ लेना कि तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया, बनवीर ने, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा, बहुत डीपली प्रश्न बनेगा, बढ़िया प्रश्न, ठीक है। 27 मंदिर, 27 का मतलब ही होता है 27, यानी कि ये जैन मंदिर है जिसमें 27 देवरियां बनी हुई है, छोटी छोटी देवरियां बनी हुई। एक तो होता है देवरा, मंदिरों को ही कहा जाता है, एक होती छोटी छोटी देवरियां। तो ये जो है छोटी छोटी 27 देवरियां बनी हुई है, ये जैन मंदिर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, समिधेश्वर मंदिर, या फिर इसे कई बार जो है इस तरीके से भी लिखा हुआ आप पढ़ते हो, समाधीश्वर, एक ही है, ठीक है, एक ही मंदिर है। इसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया है। कौन? मालवा के परमार। इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है, इस समिधेश्वर को, ठीक है। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। देखो, इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण अपने मेवाड़ के शासक मोकल ने करवाया है, इसलिए इसी मंदिर को मोकल मंदिर भी कहते हैं, मोकल मंदिर भी कह दिया जाता है। और मैं कह दूं, बिना पूछे यहां पे लगा दो, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, खूब गणे गणा, और हर बुक में हर जगह मिले ही है वो सवाल, ठीक है। बस बन जाए तो सब जना वाह वाह लूटे गए, देखो मैंने पढ़ाया है। अब ये प्रश्न बनता ही है, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना, निर्माण करवाया भोज ने, पुनर्निर्माण करवाया मोकल ने, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुंभ श्याम मंदिर, ये एक तरह का कैसा है? वैष्णव मंदिर है। कैसा? विष्णु भगवान के अवतार थे कृष्ण भगवान, यानी कि वैष्णव मंदिर है। फिर इसके अलावा श्रृंगार चौरी मंदिर, जहां पे रमा देवी जो कुंभा की पुत्री थी उनकी चवरी लगाई गई थी, तो श्रृंगार चौरी मंदिर। बाण माता मंदिर, जो सिसोदिया या गुहिल वंश की कुल देवी है उनका मंदिर। कालिका माता मंदिर, ये सारे के सारे इसमें बने हुए हैं। कहां? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है, जिसमें ये 27 मंदिर है। देखो छोटी छोटी देवरियां बनी हुई है, 27 मंदिर कहते हैं। इसके अलावा इसमें नौलखा महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारी, एक हरामियों का बाड़ा भी है इसके अंदर। अब मतलब यूं लगे कि कोई गाड़ दे दी, लेकिन एक है इसके अंदर हरामियों का बाड़ा भी बना हुआ है। रानी पद्मिनी महल, पद्मिनी कुंड, रत्नेश्वर कुंड, ये सारे जलाशय भी बने हुए हैं इसके अंदर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो अपने आप में मतलब है ना, एक बहुत बड़ी विरासत है, और ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ले भाई स्क्रीनशॉट। तो अन्य विशेषताओं में ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब आज की क्लास जो है, स्टडी मटेरियल जो है लगभग पूरा हो गया, और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पुस्तक आ चुकी है, चूकना ही मत। फिर आउट ऑफ स्टॉक भी जल्दी होगी, और इसमें भी चूकना ही मत, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उस बेहतर जो है टॉपिक वाइज अभ्यास करना है। तो यहाँ पे ये जो है सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को बता दूं, एसटीसी की, बीएसटीसी की गाइड भी मार्केट में आ चुकी है, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा एक विमोचन का जल्दी। तो बीएसटीसी की गाइड भी आ चुकी है। जो विद्यार्थी बीएसटीसी कर रहे हैं प्रवेश पूर्व परीक्षा, वो बहुत ही आप लोगों के कारगर सिद्ध होगी ये गाइड, पढ़ लेना। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी उम्मीद है कि जल्द देखने को मिले। इन टेस्ट सीरीज को भी नए जिलों के अनुसार अपडेट कर दी गई है। अब एक जोड़ों क्या है, गुरुजी नए टेस्ट जिलों के अनुसार अपडेट, उसमें टॉपिक चेंज तो नहीं दे रहे। अरे भाई टॉपिक तो सिलेबस के अनुसार होते हैं ना, टॉपिक थोड़ी चेंज होंगे, अंदर के प्रश्न और नए जिलों से जो प्रभावित हुए हैं वो अपडेट होते हैं, तो वो अपडेट किए गए हैं, तो टॉपिक ही बदल देंगे क्या अपन सिलेबस के अनुसार? कैसी बात करते हो? तो ये चीजें जो है आप लोगों के लिए सुविधा है, बिना समय गवाए जुड़ जाओ, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, ताकि सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को मिल सके, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।